You're right. Final year project is the first stage of doing the similar thing. Then you go on to the thesis stage. Then you go on to the फाइनल ये प्रोजेक्ट में जो एक कमी होती है वही होती है कि उसमें ना आपका फोकस रिसर्च पे नहीं होता एज सच। आपको एक काम दिया जाता है, बस आप उसको कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप इस तरह की चीजों पे गौर नहीं करते। अभी थोड़ा सा लोगों ने इस पे फोकस करना शुरू किया है, तो थोड़ा सा उस लाइन पे लोग अब रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, लोगों के काम को देखते हैं, फिर कोई चीज डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी कोई रिसर्च नहीं होती। वो कहते हैं यार पंखा बनाना है, जल्दी से बस जोड़ जोड़ के बना दो और बस इसका तरीका लिख दो कैसे लिखे। और फोकस होता है हार्डवेयर के ऊपर या सीएस के स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर के ऊपर। क्या एक कोडिंग कर दो, एक चीज बना दो, और बस जो जिस तरह बनाई है ये उसके आइटम्स थे, इस तरह जोड़ा है और ये बन। इन चीज पे ध्यान ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा फर्क है। अच्छा जी, अभी आप स्लाइड विजिबल है जी सबको? यस सर। सर यस सर। जी सर। अच्छा जी, ओके। मैं बात ये कर रहा था कि अब आपने फॉर्मुलेशन फेज में अपनी प्रॉब्लम निकाल ली, उसकी इंपॉर्टेंस निकाल ली, उस पर सोल्यूशंस देख लिए, उनके गैप्स देख लिए, उनके लिहाज से अपने कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। अब आपने जब ये सब कुछ कर लिया तो इसका मकसद ये होता है कि अब आप जाना चाह रहे हैं इस फेज में कि जी मैं अपना कोई काम करूं इसके ऊपर। या मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, या कोई मैं हार्डवेयर बनाऊंगा, या कोई डाटा एनालिसिस भी करूंगा। सोल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है ना। एक नॉलेज बेस्ड आउटपुट भी हो सकती है, एक हार्डवेयर बेस्ड आउटपुट भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड आउटपुट भी हो सकती है। आप सिर्फ एक एनालिसिस भी कर सकते हैं थीसिस के अंदर। आप इम्पैक्ट एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि ओके जी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, तो उसकी क्या वजूहत हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसकी क्या एनालिसिस है, तो ये भी एक नॉलेज प्रोडक्ट है। इसको भी आप थीसिस के तौर पे कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आप यही सारे काम देखेंगे पहले, और फिर आप अपना सोल्यूशन प्रपोज करेंगे या अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग बताएंगे कि मैं ये एनालिसिस कैसे करूंगा, तो उसकी एक मेथोडोलॉजी आप बनाएंगे। तो तीसरा चैप्टर जो होता है या थर्ड सेक्शन जो होता है वो मेथोडोलॉजी का होता है, जिसमें आप अपना प्रोपोज्ड मेथड बताते हैं कि मैं कैसे इस मसले को, जो मेरा टाइटल था जिसको मैं लेके चला था, उसको अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मेथोडोलॉजी या प्रपोज मेथोडोलॉजी तक आप अपने TH1 पे क्लोज कर देते हैं। TH1 थीसिस 1 या प्रपोजल स्टेज जो होती है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो यहाँ तक होती है कि आपने पहले दो फेज, पहला फेज कंप्लीट कर लिया और दूसरे फेज में आपने पार्शली किया। अभी आपने मेथोडोलॉजी को कंक्रीटाइज नहीं किया, आपने मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट सिर्फ प्रपोज किया। यहां तक आपका प्रपोजल डॉक्यूमेंट या TH1 होता है। सही है। लेकिन जब आप TH2 में जाते हैं, प्रपोजल पास हो गया, आप ECP से क्लियर हो गए, आप GSC से क्लियर हो गए, आप GSRMC से क्लियर हो गए, तो अब आप चले गए TH2 फेज के अंदर। TH2 फेज में आप उस मेथडोलॉजी को कंक्रीट करते हैं और पढ़ते हैं और अच्छा करते हैं और फाइनलाइज कर लेते हैं कि यार ये मेथड होगा मेरा सॉफ्टवेयर बनाने का या हार्डवेयर बनाने का या नॉलेज प्रोडक्ट बनाने का। तो एक प्रोडक्ट बननी है ना, वो प्रोडक्ट अगेन आई एम रिपीटिंग सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो सकती है, हार्डवेयर फॉर्म में हो सकती है, डाटा एनालिसिस फॉर्म में हो सकती है। तो आप उसके लिए आप मेथडोलॉजी को कंक्रीटाइज करेंगे और उसको चैप्टर के अंदर लिखेंगे कि ये तरीका होगा जी, ये ब्लॉक डायग्राम होगी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल। इस तरीके से मेरा एक पूरा मेथड होगा। जब वो आपने मेथड डिस्क्राइब कर दिया इस सेक्शन के अंदर, फिर आप चले जाएंगे एनालिटिकल फेज के अंदर। डिजाइन एग्जीक्यूशन फेज पूरा हो गया। ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है या फाइनलाइज कर लेना है कि मैं कैसे करूंगा, प्रॉब्लम क्या था और कैसे करूंगा। अब जो सबसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जो MS स्टूडेंट या PhD स्टूडेंट का होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है एनालिटिकल फेज। भाई ये काम तो आसान था अब तक जो किया आप, कि आपने लोगों के किए हुए काम को पढ़ा और आपने एक चुन्ना मुन्ना सा सोल्यूशन दे दिया कि यार ये ऐसे हो सकता है। लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए डाटा कलेक्ट करना है, उस डाटा को कलेक्शन के बाद किसी एक खास प्रोसेस से गुजारना है, और फिर जो रिजल्ट्स आए उन पे कमेंट करना है। और दिस इज द इंटेलेक्चुअल वर्क। ये वो चीज है जो कि आपके काम पे पहले किसी ने नहीं की हुई,
ये आपने करनी, समझ रहे हैं बात? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एनी स्टूडेंट्स लाइफ इन मास्टर्स एंड पीएचडी इज एनालिटिकल फेज. हाउ यू इंटरप्रेट योर ओन रिजल्ट्स, हाउ यू कंपेयर इट विद सम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस. क्या है इनके बारे में आप कह रहे हैं जी इसमें कुछ गलतियां हैं, तो क्या गलतियां हैं, अगर अच्छाइयां हैं तो क्या अच्छाइयां हैं. सही है, आपने क्या चीजें बनाई होंगी, मेथड क्या होगा, तीन चीजों का मेथड दिया होगा ना आपने, या आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, आप बना दिया ना, या हार्डवेयर बना दिया, या एक नॉलेज प्रोडक्ट बना, वो कुछ में कुछ बन गया है. अब जो वो बन गया है वो सामने आ गया, तो भाई अब बताओ कि ये क्या किया तुमने, इसको कंपेयर करो उस तरह के एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ, और अपने कमेंट्स दो कि ये इसमें क्या, मैं कहना क्या चाह रहा था, हुआ क्या और क्यों हो गया और कैसे हो गया, मैं कहाँ अच्छा हूँ कहाँ बुरा हूँ. तो इसके अंदर आप डाटा एनालिसिस करते हैं, हर तीसरे स्टूडेंट को डाटा एनालिसिस करनी होती है. हार्डवेयर भी बनाएंगे तो डाटा एनालिसिस करेंगे आप, सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब भी करेंगे, और नॉलेज प्रोडक्ट बनाएंगे तब भी करेंगे. इट्स अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ. अगर डाटा एनालिसिस नहीं है किसी थीसिस के अंदर, किसी रिसर्च पेपर के अंदर, ये याद रखें, आप पेपर पढ़ेंगे ना अभी, अगर आपको किसी रिसर्च पेपर में डाटा एनालिसिस नजर नहीं आती, आई एम रिपीटिंग, डाटा एनालिसिस नजर नहीं आती, इट मींस दैट इज नॉट अ पेपर डिराइव्ड फ्रॉम अ थीसिस. इट इज अ 1:2 पेपर जो किसी ने वैसे ही लिख दिया. एवरी थीसिस पेपर मस्ट बी विद डाटा एनालिसिस पार्ट. यू विल फाइंड आउट कि उसके अंदर कोई कोडिंग हुई होगी, कोई डाटा कहीं से आया होगा, उस डाटे को प्रोसेस किया गया होगा, या उसके अंदर कोई इंटरव्यूज किए गए होंगे, या उसके अंदर कोई क्वेश्चनेयर्स कलेक्ट किए गए होंगे, राइट. सो एवरी रिसर्च पेपर जो आप देखेंगे, आपका फोकस होना चाहिए एज अ मास्टर स्टूडेंट के ऐसे पेपर्स को शॉर्टलिस्ट करें जो कि डाटा एनालिसिस वाले हों. द फर्स्ट थिंग विच एवरी स्टूडेंट मस्ट सी, 1:2 पेपर पढ़ें, बेशक किसी ने मना नहीं किया, नॉलेज के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन थीसिस के अंदर वो पेपर डिस्कस होने चाहिए जो कि डाटा एनालिसिस वाले हो, ताकि आपको आइडिया हो कि लोगों ने कैसे किया है, तभी तो हम उनके गैप्स निकालेंगे. क्या ये मेरी बात सबको ऑनलाइन भी आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये सर समझ में आ रही है, बस जी थोड़ी सर, सी आगे समझ। कंफ्यूजन हो रही है. जैसे कुछ होते हैं ना क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं, उसमें यानी उनके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते ही नहीं, या अगर उन्होंने कोई इंटरव्यूज वगैरह भी कंडक्ट किए होते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज में, तो वो उसके ऊपर फिर कैसे एनालिसिस वो देखिए करते हैं या. मैडम, ये है कि मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि आपने एक पेपर तो पढ़ना नहीं है, ये तो एक आध में वैसा हुआ होगा, बट उस तरह का काम किसी ने क्वांटिटेटिव तरीके से भी किया होगा. तो आपने 30-40 पेपर जब आप पढ़ेंगी तो आपको हर तरह की लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी. यस सर. और फिर इसी काम के लिए आपका सुपरवाइजर है कि वो आपको गाइड करे कि जी मैडम, बीबी, ये चीज ठीक करो, ये चीज गलत कर रही हो. जी सर. ठीक है ना? तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप कोशिश करके डाटा एनालिसिस वाले पेपर्स पढ़ें. क्वालिटेटिव पेपर्स के अंदर भी एनालिसिस हुई होती है, इंटरव्यूज की फॉर्म में, क्वेश्चनर्स की फॉर्म में, वहां भी हुए होते हैं, ये काम वहां भी हुए होते हैं. देर आर सॉफ्टवेयर यस सर. लाइक SPSS, इनोवा, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको क्वालिटेटिव डाटा के अंदर से भी कुछ मैथमेटिकल आउटकम्स देते हैं. यस सर, थेमेटिक एनालिसिस ज़ाहिर है हुआ होता है, लेकिन इसको फिर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मतलब यानी थेमेटिक एनालिसिस या इस तरह के जो क्वालिटेटिव पेपर पे एनालिसिस होते हैं सर, मतलब उसको हम, चले मैं भी फर्दर भी डिस्कस करूंगी ये आपसे. थोड़ा सा टाइम लेगी चीजें, ये अभी जी आप सर. जब देखना शुरू करेंगी ना, अभी आप इसको सिर्फ क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखें. आपको मेरी बात समझ आ गई है? यस सर. तो आप बात समझ आ गई है तो उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगी जब आप पढ़ेंगी पढ़ेंगी और उसमें से उनके अंदर से स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगी. अभी आप एक ब्रॉड क्वेश्चन कर रही हैं विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक पेपर इन माइंड. सो जब वो स्पेसिफिक पेपर आप जब देखेंगी ना, तो आपके सवाल का जवाब उसके अंदर ही होगा. यस सर. ठीक है. बट माई पॉइंट, आई एम जस्ट रिपीटिंग कि एनालिटिकल फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जिसमें हम सब ने डाटा एनालिसिस करनी है. कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई नॉलेज प्रोडक्ट बनानी है, कोई हार्डवेयर बनाना है. तो उसके अंदर मेरी इनपुट यहाँ पे आती है, एज अ स्टूडेंट आपकी इनपुट आती है, और आपको जो क्वेश्चन आंसर होते हैं एग्जाम में वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होते हैं, थीसिस के अंदर यहीं से होते हैं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जी, क्यों आया ये ग्राफ, आया ऐसा ग्राफ क्यों आया, ये टेबल ऐसा बना है क्यों ऐसा बना है, ये प्रोडक्ट में आपकी एक टांग टूटी हुई है क्यों टूटी हुई, या चार टांगों वाला ये आपने रोबोट बनाया है क्यों बनाया है, सो आपने ये अंडा तला है ऐसे क्यों तला है.
ठीक है, इस पे आपकी कमेंट्स आने चाहिए, आपकी एनालिटिक्स आनी चाहिए कि जी मेरी अंडरस्टैंडिंग अब ये कह रही है, क्योंकि वहां से आप सीखते हैं। जब आपको, आपने खुद कोई चीज बतानी है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे आप, तो वो यूज होगा, जब वो यूज होगा तो आपकी अंदर का पता चलेगा। तो एनालिटिकल फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, जिसमें ये चीजें आप लिखते हैं चैप्टर्स या सेक्शंस के अंदर। और अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप कोई भी पेपर आज भी जाके जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यही सेम चीजें उसके अंदर होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें एनालिसिस में भी इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रोसेस इसमें आएगा, तो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी थीसिस को। ये जो चीज है डाटा एनालिसिस वाली, ये इम्प्लीमेंटेशन फेज है ना, कि यहाँ आपने मेथोडोलॉजी बता दी है, इधर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, तभी तो ये डाटा एनालिसिस है। इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन ऑन द रिजल्ट्स, इट्स ऑल हियर। ये देखिए 2 चैप्टर इसीलिए। आपको कहीं पे ये सिंगल चैप्टर नजर आएगा, उसमें लिखा होगा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कहीं पे लिखा नजर आएगा जी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड डिस्कशन, कहीं पे नजर आएगा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो कुछ नाम चेंज हो सकते हैं बट इसके अंदर हमेशा इम्प्लीमेंटेशन ही नजर आएगी। एंड फाइनली यू विल कंक्लूड विद रेफरेंसेस एंड एनी अदर एक्स्ट्रा थिंग जो कि आपने, अब थीसिस के अंदर बाज़ अपेंडिसेस होते हैं कि आप अपेंडिसेस में क्या रखते हैं, अपेंडिसेस में आप रखते हैं कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में कोई काम किया हुआ है, तो उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कहीं नहीं आ रही बीच में, तो आप अपेंडिस में डाल सकते हैं। आपने कोई रिसर्च पेपर थीसिस में लिख लिया, पब्लिश हो गया, वो अपेंडिस में डाल सकते हैं। कोई और इक्वेशंस का डाटा है, कोई मैथमेटिक्स है, वो आप अपेंडिस में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर्स को अलाइन करते हैं या सेक्शंस को अलाइन करते हैं और फिर लिखते हैं। तो ये ही रिसर्च प्रोसेस भी है पूरा। इस फॉर्मल रिसर्च प्रोसेस से हम सब ने गुजरना है टू कंप्लीट आवर थीसिस। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी जो पंच लाइन है वो क्या है, वो है जहां से हमने ओरिजिनेट करना है, वो है जी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स। अब मैं उन पे आ जाता हूँ। अच्छा, इसके लिए पहले मैं अब आपको थोड़ा टाइम दूंगा, क्योंकि अभी हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव अपना काम करेंगे। आई गिव यू से सम टाइम, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज दी जो हमारे कैंपस वाले हैं, कि अब आपने जो हमने अभी चीज पढ़ी है इसको जरा एक दफा इवेल्युएट करें, और अब जरा ऑनलाइन बैठ के अब अपनी प्रॉब्लम जो आपने लास्ट क्लास में थोड़ी सी की थी उसको दोबारा देखें कि क्या मैंने उसमें कोई चीज गलतियां की हुई तो ठीक कर सकता हूँ, कौन कौन से प्रोफेसर से मैंने पढ़ा है, उनका एरिया क्या है, कौन मुझे सुपरवाइज कर सकता है, टॉपिक को रिफाइन करना चाहिए। इस पे कुछ रिसर्च पेपर्स को आप जरा दोबारा एक देखें कि मुझे क्या सोर्सेज ऐसी हैं जिनसे मैं रिसर्च पेपर्स को देखूं और अब इन लाइंस के अगेंस्ट देखूं जो मैंने आज बातें की, और उन पेपर को आप जरा डाउनलोड करें। ये जरा देखें कि जी क्या ये पेपर कॉन्फ्रेंस का पेपर है या कोई ये जर्नल का पेपर है, इनमें क्या फर्क होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे वंस यू विल शो इट टू मी। क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर, क्वालिटी ऑफ जर्नल पेपर से क्या मुराद है, इसको ज़रा गौर करें। और जब ये आपसे हम दोबारा एक दफ़ा मिलते हैं, गिव मी लेट मी कंप्लीट माई, जब हम दोबारा मिलते हैं तो अभी जो मैं इतनी देर से बोला था आप किधर थे भाई, तो बताओ। तो आप फिर जब हम दोबारा इस पे, अभी आपसे मैं 1 बाय 1 फिर डिस्कस करूंगा कि आपने क्या किया है, क्या आपने अभी इस ब्रेक में या इस टाइम में क्या किया। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी आपने अपने टॉपिक को दोबारा देखना है, जो आपने लास्ट क्लास में 3 टॉपिक्स डिसाइड किए थे। अब आप देखें क्या आप किसी एक पे आ सकते हैं या अभी भी 3 पे ही रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमने चीज़ें आज देखी हैं सारी, जो मैंने आपसे बातें की हैं इतनी सारी, इनको ज़रा दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करें और इस नॉलेज को अप्लाई करें उस टॉपिक के ऊपर कि क्या कोई करेक्शन लग रही है या आप पहले से क्लियर है। ये भी हो गया। फिर आप देखें कि क्या आप इस पे मेरे जो रिसर्च पेपर्स अगर मैंने अभी तक कोई देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो आप देखें कि ऐसे कौन से रिसर्च पेपर हैं जो कि मेरे टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं या इस तरह के हैं, और मुझे अब उनको उनको पढ़ना है। और कोशिश करें कुछ पेपर्स डाउनलोड करने की, उनकी सोर्स पे होमवर्क करें कि क्या ये कॉन्फ्रेंस का पेपर है या ये जर्नल का पेपर है, और उनकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा सोचें कि यार ये जो मैंने पेपर डाउनलोड किया है क्या ये वाकई अच्छा क्वालिटी का पेपर है, और क्या क्वालिटी क्राइटेरिया हो सकता है आपकी नज़र में
जरा आप अपना अकल पहले इस्तेमाल करें ना, फिर मैं आपको बताऊंगा हाँ जी कि आप ठीक सोच रहे हैं, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं है, ये वजूहत पे कॉन्फ्रेंस का पेपर क्वालिटी का होता है, इन पे जर्नल का होता है। और आपने जो पेपर्स डाउनलोड किए हैं ये अच्छे हैं या नहीं है वो हम फिर डिस्कस करेंगे once you come after the work which you have. You can call it a break, you can call it your own time to work and we come back and discuss on this. ठीक है, तो अभी इस वक्त टाइम जो मेरे पास हो रहा है, इस वक्त टाइम बज रहे हैं जी 12 बजने वाले हैं। तो हम करते ऐसे ही है कि आप नमाज की ब्रेक भी करें, अगर आपने खाना शाना खाना है वो भी खाएं और ये काम भी करें। सो वी मीट समवेयर अराउंड 1:30, ठीक है। और 1:30 पे हम दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे और फिर मैं आपसे पहले क्वेश्चंस करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। सही है जी। ऑनलाइन जो लोग हैं जी, आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में या मेरी बात समझ आ गई है? आ गई सर। तो 1:30 पे सर हम लोग वापस ऑनलाइन आएंगे। जी 1:30 पे आप वापस, लेकिन ये काम करके ऑनलाइन हो रहा है, जी सर। ये जी नहीं कि सर। आप ऐसे ही खाना खा के आ जाए सिर्फ। नहीं सर, ठीक है। ठीक है सो सर। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने कही है ये इन पे ही मैं वन बाय वन आपसे फिर आपसे लूंगा प्रेजेंटेशन या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा और उसको ग्रेड भी करूंगा। आपकी बात अलग से, आपकी पर्सनल बात है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा हाँ बताएं। अगर आपने कर लिया है तो आप उसको इम्प्रूव करें ना, देखें। सर मुझे भी एक चीज डिस्कस करनी है सर। क्लास आपने ली नहीं है? अच्छा, तो मैंने जो काम बताया वो तो आज की क्लास के बाद भी आप कर सकते हो, मैंने जो भी काम बताए यही करने, ठीक है। मतलब ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, पिछला देखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आप नए सिरे से कर लो। ये आपने कुलीग्स बैठे हैं इनसे डिस्कस करें ना, इसलिए इन बैठे हैं साथ, बैठ के काम करें, इधर ही बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए लगा हुआ है, बैठे हैं। सर ये तो मैंने अभी आपको इसलिए तो आपका पर्सनल काम दिया है ना, करें ना जरा। स्पून फीड भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन कुछ आप जब खुद एक्सप्लोर करोगे ना तो ज्यादा सीखोगे। तो थोड़ा सा ना ये जहन में रखो, मैं खुद बताने से पहले पहले आपसे फीडबैक लूंगा, ठीक है। वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है ना कि जी हर चीज बता दी और उसी में से पूछें, वो नहीं होना चाहिए। कुछ आप भी करें ना थोड़ा सा, और फिर जो गलती करेंगे वो मैं गलती ठीक करता हूँ। जी ऑनलाइन कोई सवाल आपका नहीं है तो वी कैन जस्ट क्लोज द सेशन। नो सर। Okay ji, thank you very much. You can leave the session. I am close and we'll meet again by 1:30 inshallah.